Hello everyone, welcome back on my channel Study Mantra. I hope you all would be fine and giving your level best in your exam. जैसा कि आपको पता ही है इग्नू के एग्जाम चल रहे हैं और एमईजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम एमईजी 10 का एग्जाम 8 जुलाई को होने वाला है. उसके लिए ऑल द बेस्ट. सो गाइस, आप सभी लोग मेरी वीडियो का जो इंतजार कर रहे होंगे, मेरी क्लास का जो इंतजार कर रहे होंगे कि सर के जो है नोट्स मिल जाएं और जिससे कि हमारा जो है कुछ भला हो जाए. सो गाइस, जी हाँ, मैं आपकी पूरी जो है हेल्प करूंगा, पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा. समय नहीं होता है और जो है नोट्स को जो है टाइप करने में जो है समय जो है लग जाता है, जिस वजह से जो है देरी हो जाती है. लेकिन हाँ, ये नोट्स आपकी जो है बहुत हेल्प करने वाले हैं. आपको पार्ट बाय पार्ट इन नोट्स को जो है कवर करना है, देखना है. इसमें हम टोटल 9 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है यूजफुल होंगे, हेल्पफुल होंगे और आप इससे कुछ ना कुछ जो है सीखेंगे. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे. हमने 2 इयर्स के पीवाईक्यू को जो है कवर किया है और 2 इयर्स के पीवाईक्यू में हमारे पास लगभग एक सब्जेक्ट के जो है 4 पेपर हो जाते हैं. और ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन जो है 2017, 18, 19, 20 उसमें भी जो रिपीट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग है. हम इसे जो है एग्जाम ओरिएंटेड बेस हमने जो है इसको तैयार किया है. तो प्लीज आप वीडियो को जो है पूरा देखना, कवर करना. और यदि आप हमारे इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो 100 रुपीज पर सब्जेक्ट में आप हमारे नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं. उसके लिए मैं लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपको जो है व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप वहां से जो है परचेज कर सकते हैं. और यदि आप चाहते हैं कि ये नोट्स आपको फ्री में मिल जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही हमारे हर एक वीडियो को लाइक करते हुए नीचे जो है कमेंट करना है वी वांट नोट्स. ओके, वी वांट नोट्स. यदि आप ऐसा कमेंट करते हैं तो आपको हमारे नोट्स आपके व्हाट्सअप चैनल पे जो है मिल जाएंगे. ओके, सो गाइस, अब एमएससी 10 की जो है बात करते हैं. देखिए गाइस, जो आपका एमएससी 10 जो सब्जेक्ट है ना, ये आपकी चेक करता है आपका थिंकिंग पावर जो है कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा जो है इसमें जो है ना सोच सकते हैं. ठीक है, देखिए कुछ फैक्ट तो आपको जो है पता ही होने चाहिए. उसके साथ ही साथ आपकी इसके अंदर ना आपकी राइटिंग स्किल और आपकी थिंकिंग पावर को जो है चेक किया जाता है. आप कितना अच्छा जो है सोच सकते हैं और कितना अच्छा जो है लिख सकते हैं. तो इस एग्जाम के अंदर जितना आप बनाकर लिखना चाहते हैं, जितनी अपनी बातें जो है लिखना चाहते हैं, उन सबको जो है जरूर अटेम्प्ट करना और जरूर से जो है लिखना. ठीक है, इसके अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन आता है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जो आपसे पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर इंग्लिश को कैसे इंट्रोड्यूस जो है किया गया. ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है. फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो इंग्लिश है ना वो कैसे पावर एंड प्रिविलेज की जो है लैंग्वेज बन गई. ठीक है ना, 21 सेंचुरी में. ठीक है, या प्रेजेंट सिनारियो में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आते हैं. तो मेरे पास जो है आपका क्वेश्चन पेपर भी है. ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर है. ठीक है, ये दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो है ना पावर एंड प्रिविलेज इंग्लिश के बारे में पूछा हुआ है कि इंग्लिश कैसे पावर एंड प्रिविलेज की जो है लैंग्वेज बन गया. ठीक है, और इसमें फिर एक क्वेश्चन आता है ना, एमरजेंस ऑफ इंग्लिश राइटिंग्स. तो इंग्लिश राइटिंग्स है, इंग्लिश की जो रचनाएं है ना, बुक्स वगैरह हैं, ये कब जो है बहुत ज्यादा मतलब उभार में जो है आ गई, तो इसके बारे में जो है लिखना है. फिर आपसे बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, माइकल मधुसूदन दत्त हो गए, नेहरू जी हो गए, गांधी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, तो इनके बारे में पूछ लेता है. तो उसके बारे में कुछ आपको फैक्ट चीजें जो है पता होनी चाहिए. ठीक है, इसके बाद टीबी मैकाले के बारे में जो है पूछ लेता है. ठीक है, तो अच्छा, जो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं तो उसमें से देखिए एक वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश किस प्रकार से ग्लोबल लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेजेस के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है. ठीक है ना, आप हार्ड इसको अपने आप बना देते हैं. तो बेसिक क्वेश्चन है, इनको हम जो है कवर करेंगे और हम केवल सिर्फ और सिर्फ मतलब दिसंबर 2024 के एग्जाम को नहीं, जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है उनको जो है कवर करेंगे, उनको जो है कवर हम करते हुए जो है चलेंगे आगे. तो गाइस प्लीज पार्ट बाय पार्ट इस वीडियोस जो आएंगी उनको जो है देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना. ठीक है, समय नहीं होता है लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, आपकी हेल्प के लिए. तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हमारे जो है पूरे हो जाएं. ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं देरी ना करते हुए. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. सो गाइस, एमएससी 10 का ये पार्ट 5 है. इससे पहले हम 4 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं. 4th पार्ट में हमने देखा था इंग्लिश राइटिंग इमरजेंस. ठीक है ना, कि इंग्लिश राइटिंग्स किस सरकमस्टांसेस में जो है उभरी. ठीक है, और आज की इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी को. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2024 इग्नू के एग्जाम में आया था. लास्ट ईयर ये आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, ये फर्स्ट टाइम जो है ऐसे पूछ लिया. ठीक है, नहीं तो ये सारे जो भी राइटर्स वाला जो पोर्शन होता है ना, वो हम ना इस वाले क्वेश्चन में जो है ना कवर कर लेते हैं. हमने लास्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन जो है कवर किया था, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द इमरजेंस ऑफ इंग्लिश राइटिंग्स बाय इंडियंस. ठीक है, अब जो भी राइटर्स थे ना, वो धीरे धीरे राइटर्स को हम कवर करेंगे क्योंकि ये एकदम थोड़ा सा जो है हमने कवर किया था. अब जो भी राइटर्स थे जैसे कि HLV डेरीजी हो गए, माइकल मधुसूदन दत्त हो गए, तोरू दत्त हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, तो इन सभी राइटर्स को हम धीरे धीरे कवर करेंगे. और आप भी अपनी तरफ से जो है मेहनत करते रहिए. ठीक है, मुल्क राज आनंद आपने एमएससी 7 में जो है कवर किया होगा, RK नारायण पढ़ा होगा, HLV डेरीजी पढ़ा होगा. जो चीज़ें आपने वहाँ पढ़ी है ना, वो चीज़ें भी आपको जो है इस एग्जाम में जो है हेल्प करेंगी. ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हम बंकिम चंद्र चटर्जी को जो है कवर करेंगे. ठीक है, डिस्कस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. डिस्कस इन ब्रीफ हाउ द सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम्स सेव्ड बंकिम चंद्र राइटिंग्स. ठीक है ना, तो मतलब जो किस प्रकार से जो बंकिम चंद्र की जो रचनाएं हैं ना, किस प्रकार से उनको जो है ना सेप मिला.
ठीक है, तो उसी को जो है आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए तो इंट्रो देखिए। बंकिम चंद्रा चटर्जी वॉज द फुल नेम ऑफ बंकिम। तो बंकिम का पूरा नाम क्या था, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ही वॉज बोर्न इन एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली ऑन 26 जुलाई इन 1838। तो ये 26 जुलाई 1838 को जो ये पैदा हुए थे, लेकिन एक रूढ़िवादी फैमिली में, ऑर्थोडॉक्स फैमिली में। ठीक है, हिज फैमिली वॉज एन इस्टेब्लिश्ड फैमिली इन कैंथालपुरा। तो कैंथालपुरा की एक इस्टेब्लिश फैमिली में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, ही स्टार्टेड हिज एजुकेशन अंडर अ प्राइवेट ट्यूटर। तो इन्होंने अपनी शिक्षा जो है एक प्राइवेट ट्यूटर के अंदर में, एक ट्यूशन वाला इनको ट्यूशन जो देने के लिए इनके घर पे आता था, हु यूज्ड टू कम टू हिज होम टू टीच हिम एंड हिज ब्रदर संजीव चंद्र चटर्जी। ठीक है, जो इनको और इनके भाई को पढ़ाने के लिए आता था। इनके भाई का नाम था संजीव चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये इनके बड़े भाई थे। आफ्टर ग्रोइंग अप ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन इन हुगली। और जब ये बड़े हो गए तो इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ प्राप्त करी, हुगली में, वेयर ही हैड स्पेंट मोर देन 7 ईयर्स, जहाँ पे इन्होंने 7 साल जो है व्यतीत किए। और इन 7 सालों में इन्होंने क्या पढ़ा, ड्यूरिंग दिस पीरियड ही रीड द एसे ऑफ गोल्ड स्मिथ, और एडिशन के जो है इन्होंने ऐसे पढ़े, कई सारे निबंध पढ़े, द पोएम्स ऑफ पोप एंड रोमांटिक्स एज वेल एज ड्रामा ऑफ शेक्सपियर। तो इन्होंने शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ा, रोमांटिक्स पोएम पढ़ी, और पोप की पोएम्स को भी जो इन्होंने पढ़ा। ठीक है, ही हैड कंबाइंड इंटरेस्ट इन इंग्लिश, संस्कृत एज वेल एज बंगाली। तो यानी कि इनका जो है ना 3 भाषाओं में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बंगाली, संस्कृत एंड इंग्लिश। ठीक है गाइस, ही गॉट अ डिफरेंट पोजीशन फ्रॉम हिज अदर 2 कंटेम्प्रेरीज माइकल मधुसूदन दत्त एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जब बंकिम चंद्र चटर्जी का दौर था तो इनके 2 कंटेम्प्रेरीज थे, एक का नाम था माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है, और दूसरे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, हु डू नॉट हैव बेनिफिट्स ऑफ 3 लैंग्वेजेस। लेकिन एक मेन बात यह है कि जो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी थे, इनको 3 भाषाओं की जो है नॉलेज थी, लेकिन जो हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे और माइकल मधुसूदन दत्त थे, इनको 3 लैंग्वेजेस नहीं पता थी, ये दोनों 2 लैंग्वेजेस जो है जानते थे। यदि हम माइकल मधुसूदन दत्त की भी बात करें तो इनका जन्म भी एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, और कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इनका जो जन्म हुआ था ये भी एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था, बंगाल में इनका जो जन्म हुआ था। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है कि ये इन दोनों की ही फैमिली ऑर्थोडॉक्स थी, यानी कि उस समय की जो भी फैमिलियाँ हुआ करती थी वो ऑर्थोडॉक्स फैमिलियाँ हुआ करती थी। इनकी फैमिली भी ऑर्थोडॉक्स थी, इनकी फैमिली भी ऑर्थोडॉक्स थी। हालांकि ये भी एक ब्राह्मण पंडित के यहाँ इनका जो है जन्म हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने क्रिश्चियनिटी को जो है अपना लिया था, इन्होंने अपना धर्म बदल लिया था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। बंकिम्स राइटिंग्स एंड हिज कंट्रीब्यूशन। अब बंकिम्स राइटिंग्स और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जो जानेंगे। बंकिम्स राइटिंग्स वर शेप्ड बाय द सोशियो एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इन 19th सेंचुरी, पर्टिकुलरली द राइज ऑफ बंगाली नेशनलिज्म एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो जो इनकी रचनाएं थी ना, उनको जो है ना आकार मिला, कैसे मिला, सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में 19वीं शताब्दी में, विशेषकर राइज ऑफ बंगाल नेशनलिज्म, जब बंगाल में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था तब। और ये कौन सा समय था, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है ना, ये ब्रिटिश रूल में, ठीक है ना, जब ब्रिटिशर्स का जो है राज था भारत में, उस समय इनकी राइटिंग्स को जो है ना आकार मिला। बंकिम थ्रू हिज राइटिंग्स ट्राई टू स्प्रेड आउट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड यूनिटी इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। तो इन्होंने अपनी राइटिंग्स के द्वारा क्या किया, नेशनलिज्म को और यूनिटी को, एकता को क्या किया, इंडियंस के हार्ट्स में जो है जगाने का काम किया। ही ट्राइड टू मेक देम अंडरस्टैंड द नीड टू थ्रो आउट ब्रिटिश रूल्स आउट ऑफ द कंट्री। और इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि कितनी जो है ज़रूरत है ब्रिटिश रूलर्स को अपने देश से बाहर फेंक देने की। ठीक है, नेशनलिज्म इज़ द फीलिंग फॉर कंट्रीज प्रोस्पेरिटी। ठीक है ना, प्रोस्पेरिटी। तो नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म कंट्री, हमारा कंट्री जो ना, मतलब सब चीज़ हो, प्रोस्पेरिटी हो, समृद्ध हो हमारा देश, इस चीज़ की फीलिंग। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ लव। क्या है नेशनलिज्म, क्या होता है, नेशनलिज्म इट इज़ फीलिंग ऑफ लव रिगार्ड्स वंस ओन लॉयल्टी एंड ड्यूटी टुवर्ड्स हिज और हर नेशन। तो कंट्री, हमारी कंट्री क्या हो, समृद्धशाली हो, और अपने कंट्री के लिए प्रेम की भावना होना, उसकी रिगार्ड्स, उसकी चिंता होना, वंस ओन लॉयल्टी, अपने देश के प्रति समर्पित होना, और अपने कर्तव्य को जो है समझना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं। नॉट ओनली दिस, केवल इतना ही नहीं, इट इज़ रिलेटेड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ ईच पर्सन, बल्कि हर एक वर्ग के उत्थान के लिए, ऑफ द नेशन, मतलब राष्ट्र के हर एक वर्ग के उत्थान के लिए, हर एक वर्ग के व्यक्ति के उत्थान के लिए सोचना, इसको भी नेशनलिज्म कहते हैं। वेदर अ चाइल्ड, चाहे वो एक बच्चा हो, एक औरत हो, एंड अनदर पर्सन, चाहे वो हमारे ही देश का कोई भी इंसान हो, उसके उत्थान के लिए सोचना ही नेशनलिज्म है। ठीक है, अब देखिए हम पॉइंट वाइज पॉइंट जो है कवर करते हैं। बंकिम चटर्जी, बंकिम हैज़ एंडलेस कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी मैप। तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी है ना, उनका एकदम एंडलेस कंट्रीब्यूशन है, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन तो इतना है, उनका इतना योगदान है हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी मैप पे, साहित्यिक योगदान की अगर हम बात करें कि उसकी कोई जो है ना गिनती नहीं है। ही वॉज वन हु स्टार्ट बंगाली लिटरेचर। तो मतलब ये एक ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाली में लिटरेचर में जो लिखना स्टार्ट किया। हिज पोजीशन इज एट द सेंटर इन लिटरेरी ऑफ बंगाल। और
इनकी जो पोजीशन थी वो एकदम केंद्र में थी। बंगाली साहित्य की यदि बात करें उसमें जो इनका मतलब इनका जो महत्व है ना, उनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान जो है माना गया। ठीक है, चलते हैं आगे। बंकिम बिलोंग टू एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली, ये एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते थे, बट ही डिड नॉट स्टिक विद राइटिंग्स टू अ लिमिट। लेकिन इन्हों ये जो है ना सीमित नहीं हुए अपने धर्म के कारण और अपनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते थे, इस कारण से ये चीज़ जो है ना, वंस ही स्टार्टेड राइटिंग, जब से इन्होंने लिखना किया विद डिपिक्शन ऑफ रियल लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, पोजीशन ऑफ वुमेन, जब से इन्होंने सामान्य लोगों के बारे में, महिलाओं की स्थिति के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताना इन्होंने स्टार्ट किया। इन हिज नॉवल्स वन फाइंड्स वुमेन मच स्ट्रॉन्गर देन मैन। इनके नॉवल्स में ये भी जो है देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं ना, महिलाओं को हमेशा से पुरुषों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है दिखाया गया है। तो ये ना मतलब यूनिक चीज़ है इनकी नॉवल के अंदर। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली वुमेन को ना डिप्रेस्ड जो है दिखाया जाता है। ठीक है ना, सप्रेस, डिप्रेस्ड, कुछ भी जो है कह लो, उनकी मतलब वैल्यू को कम करके जो दिखाया जाता है, इन्फेरिटी जो है दिखाई जाती है वुमेन्स के अंदर। ठीक है, Bankim's prose style was already having a different standard. He made it more interesting with the issue of wide vocabulary. His work, which was first published fictional work, after this he never looked back. ठीक है, तो मतलब इनका ना एक यूनिक स्टाइल था। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल था। ही मेड इट मोर इंटरेस्टिंग, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया अपने उस स्टाइल को जब इन्होंने वोकेबलरी का एकदम वाइड रूप में जो है यूज़ किया। हिज वर्क विच वॉज फर्स्ट पब्लिश फिक्शनल वर्क, इनका जो पहला वर्क था, जो पहली बार पब्लिश हुआ, वो एक फिक्शनल वर्क था और इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर जो है नहीं देखा। ठीक है, ही रोट मैनी बंगाली रोमांस, इन्होंने कई सारे बंगाली रोमांस के बारे में जो है लिखा, सच एज दुर्गेश नंदनी। ठीक है, दुर्गेशन नंदनी। ठीक है, वो द फर्स्ट बंगाली रोमांस, तो ये फर्स्ट बंगाली रोमांस था, बट ही वॉज नॉट हैप्पी इन राइटिंग दैम। लेकिन इस प्रकार के मतलब जो बंगाली रोमांस तो वो लिख रहे थे, लेकिन इस प्रकार के नॉवेल्स में वो ना हैप्पी नहीं फील कर रहे थे अपने आप को। और वी कैन से ही गॉट बोर्ड ऑफ देम एंड ही स्टार्टेड मंथली बंगदर्शन इन 1872। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, या तो उनको जो है वो हैप्पी फील नहीं कर रहे थे, या दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं वो ऐसे नोवेल लिखते लिखते, मतलब रोमांस के ऊपर नोवेल लिखते लिखते एकदम से ना वो बोर हो गए थे। इस वजह से उन्होंने महीने में आने वाली मंथली बंग दर्शन जो निकाली 1872। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा बंग आंदोलन कहाँ हुआ था, ये बंगाल से जो है शुरुआत हुई थी ना, जब बंगाल को जो है दो भागों में जो है बांट दिया गया था 1905 में। ठीक है, तो ये वहाँ की एक जगह है और वहीं से बंग दर्शन उन्होंने अपना एक मंथली मैगजीन जो है निकाली। ठीक है, देखिए यहाँ पे बंग दर्शन हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिटरेचर, ये एक अलग ही प्रकार का साहित्य था, विद एमिंग ऑफ एजुकेटिंग पीपल। इसका उद्देश्य क्या था, लोगों को शिक्षित करना, डेवलप मोरल एंड कल्चरल वैल्यूज़, और उनके अंदर नैतिक और कल्चरल वैल्यूज़ को जो है ना डेवलप करना। ठीक है, इस वजह से उन्होंने कौन सा जो है निकाला, इन्होंने निकाला बंग दर्शन। ध्यान रखना है आपको। फिर देखिए अगला पॉइंट, नॉट ओनली हैज़ दिस ही ऑल्सो रिटन हिस्टोरिकल वर्क लाइक राजसिम्हा इन 1881, इट वॉज पोलिटिकल फिक्शनल, आनंद मठा फ्रॉम हिज ब्रदर्स नॉवल्स, कांथामाला, संजीव चंद्र चटर्जी वॉज हिज एल्डर ब्रदर। तो संजीव चंद्र चटर्जी जो हैं इनके जो है बड़े जो है भाई थे। ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इन्होंने एक हिस्टोरिकल वर्क भी जो लिखे, हिस्टोरिकल वर्क भी जो लिखा जिसका नाम है राजसिम्हा। तो ये वर्क 1881 में जो लिखा इन्होंने। इसके बाद इन्होंने एक वर्क और लिखा जिसको कहते हैं आनंद मठ, और आनंद मठ से ही वंदे मातरम का गीत जो लिया गया है, आपको पता होना चाहिए, फ्रॉम हिज ब्रदर्स नॉवल्स। ठीक है, जो कंठमाला था, ठीक है, ये संजीव चंद्रा का जो है नॉवल था, और इसी से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने आनंद मठ नाम का जो है एक फिक्शनल जो है नॉवल जो है लिखा। ये ध्यान देना है आपको। आप देखिए यहाँ पे आनंद मठ इज ऑफ बंकिम्स वीकर नॉवल्स। जो आनंद मठ था ना, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का एक कमजोर नॉवल था, बट इवन इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, एज इट टच द नेवर ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है, क्योंकि इसने कभी भी कॉमन पीपल्स को जो है ना टच जो है नहीं कर पाया था। द पॉपुलैरिटी गेन बाय आनंद मठ वॉज ड्यू टू इट्स फेमस सॉन्ग वंदे मातरम। आनंद मठ जो फेमस हुआ था ना, ये एक मतलब बड़ा ही वीक नॉवल था बंकिम चंद्र द्वारा लिखा हुआ, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। किस वजह से? ये इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्योंकि इसने ये कभी भी लोगों को जो है टच ही नहीं कर पाया, बल्कि ये इस वजह से फेमस हुआ क्योंकि इसमें एक जो है सॉन्ग था। कौन सा सॉन्ग था? फेमस सॉन्ग वंदे मातरम। ठीक है, और वंदे मातरम आगे चलकर क्या हुआ, विच इज़ नाउ द इंडियन नेशनल सॉन्ग, और ये वंदे मातरम इंडिया का आज नेशनल सॉन्ग है। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, मतलब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था 1905 में, इन 1905 वंदे मातरम फर्स्ट बिकम अ स्लोगन। पहले ये जो एक स्लोगन जो है बना, एंड देन इट बिकेम द पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, और उसके बाद ये फ्रीडम स्ट्रगल का जो है ना पार्ट बना। ठीक है, तो आपको जो है ध्यान रखना है। फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू सिसिर के अनुसार व्हेन बंकिम डाइड, बंकिम जो है 1894 को जब इनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 56, ही मेड बंगाली प्रोज एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन। इन्होंने बंगाली प्रोज को ना अभिव्यक्ति का एक जो है ना यंत्र बना दिया। ही इंस्पायर्ड मैनी इंडियन राइटर्स, इन्होंने कई सारे इंडियन राइटर्स को इंस्पायर किया, एंड इंडियन लैंग्वेजेस, और कई सारी भारतीय भाषाओं को, भारतीय लेखकों को इंस्पायर किया। ही हैड प्लेड एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन गिविंग अ न्यू डायरेक्शन टू इंडियन लिटरेचर। इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, बहुत प्रभावित जो है रोल निभाया, इंडियन लिटरेचर को एक नई डायरेक्शन जो है दी। इट इज़ द हिस्टोरिकल फैक्ट, इट इज़ द हिस्टोरिकल फैक्ट, ये आपको जो है ध्यान देना है। यहाँ देखिए, राजमोहन्स वाइफ वॉज द फर्स्ट नॉवल
दैट वॉज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। राजमोहन्स वाइफ जो था ना, ये पहला नॉवल था जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। द थीम विच बंकिम टुक इन राजमोहन्स वाइफ ही रोट एट लीस्ट हाफ आ डजन्स नॉवेल्स ऑन द सेम थीम। इन्होंने इसी थीम पर ना जाने कितनी ही, लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा किताबें इसी नॉवल पे इन्होंने जो है लिखी। ये आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। ही यूज्ड कॉलोनियल मास्टर्स लैंग्वेज बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली। इन्होंने न केवल बंगाली में बल्कि अंग्रेजी में भी जब लिखा ना, तो अंग्रेजों की भाषा को साहसिक यानी बोल्डली और कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वासी रूप से प्रयोग किया। ऑल्दो ही रोट इन इंग्लिश बट ही डिड नॉट कॉपी द स्टाइल ऑफ हिज वेस्टर्न कंटेम्प्रेरीज whom he had already read। इन्होंने अपना ही स्टाइल में जो है लिखा, इन्होंने किसी के भी स्टाइल को कॉपी नहीं किया, इवन उनके स्टाइल को भी कॉपी नहीं किया जो उस समय इनके समकालीन थे और जिनको ये ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ही टुक द थीम विच इज़ कॉमन टू कॉमन मैन एज अ रिजल्ट मार्केट लेफ्ट अनफॉरगेटेबल ऑन पीपल्स हार्ट। इन्होंने अपनी राइटिंग्स के लिए ऐसी थीम को चुना जो कॉमन से कॉमन लोगों की जो ज़िंदगी है ना, वहाँ से अपनी थीम को जो है चुना, और इसी प्रकार से उनके जो नॉवल थे ना वो अनफॉरगेटेबल थे, मतलब भुलाई नहीं जा सकते थे। यदि आप इनको एक बार पढ़ते तो उसी में जो है आप खो जाते, उसी में जो है आप गायब हो जाते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द थीम रिलेटेड टू फैमिली ऑफ लोअर मिडिल क्लास। तो कहाँ से थीम थी? लोअर मिडिल क्लास की, ठीक है। मेनली फोर्स ऑन मातांगनी द विक्टिम ऑफ राजमोहन। जो मातांगनी थी ना, जो ये राजमोहन वाइफ की बात हो रही है, इसमें एक कैरेक्टर है मातांगनी, ठीक है ना। ये राजमोहन की जो है ना वाइफ है और इसमें एक कैरेक्टर है राजमोहन, द हीरो ऑफ द स्टोरी। मातांगनी हैज़ अ क्रूएल एंड ब्रूटल हस्बैंड। मातांगनी का ना एक क्रूर और ब्रूटल हस्बैंड था जो उसके ऊपर सितम करता था, जुल्म करता था, जिस कारण से वो उसे क्या हुआ, सी गेट्स अट्रैक्टेड टू हर ब्रदर इन लॉ, जिस कारण से वो अपने देवर की तरफ जो अट्रैक्ट हो गई। इट इज़ जस्टिफाइड ऑल्सो साइड बाई साइड। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको साइड बाई साइड ना जस्टिफाई भी किया है, ठीक है। यहाँ पे साइड बाई साइड कर लेना। बंकिम हैज़ वर्कड एज अ मोरल गाइड फॉर कम्युनिटी। बंकिम ने एक तरह से नैतिक मार्गदर्शक के रूप में उस समुदाय के लिए जो है ना काम किया है। ही ट्राइड टू मेक द सोसाइटी अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड सफरिंग्स ऑफ मातांगनी। इन्होंने सोसाइटी और समाज को मतलब ये दिखाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया है कि मातांगनी की पीड़ा और फीलिंग्स को भी जो है समाज समझे और जो है जाने। बिसाइड्स दिस ही हैज़ ट्राइड टू गिव द करेक्ट अल्टरनेट एंड सोल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम, बट साइड बाई साइड ही पुट्स आ क्वेश्चन मेक ऑन द सोसाइटी, ठीक है ना। और साइड बाई साइड इन्होंने समाज को तो समझाया ही है, लेकिन समाज के ऊपर सवाल भी उठाए हैं इन्होंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थ्रो हिज नॉवेल्स एंड थ्रो कैरेक्टराइजेशन ऑफ मातांगनी एंड राजमोहन। तो मतलब कैरेक्टर्स के द्वारा, मतलब जिस हिसाब से जो मातांगनी का कैरेक्टर बनाया गया है और जो राजमोहन है, ठीक है, इस नॉवल के जो है द्वारा उन्होंने ही ट्राइड टू ब्रिंग द पीपल मोर क्लोजली टू देयर लाइफ एज वेल एज द राइट्स ऑफ वुमेन। इन्होंने एकदम उनकी ज़िंदगी को ना हम लोगों के सामने ला के जो है खड़ा कर दिया है, और इस नॉवल के द्वारा उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को भी उजागर किया है, ठीक है गाइस। तो ये था जो इनका योगदान था, ठीक है। इनकी नोवेल को डिस्कस करना जो है जरूरी था, आपके एग्जाम में जो है पूछ सकता है। तो इसमें आप जो भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं ना, उनके बारे में लिख सकते हैं। साथ ही किसानों के जो है ये हितकारी थे, किसानों को जो है सपोर्ट करते थे, ठीक है, तो इसके बारे में भी लिख सकते हो। लैंडलॉर्ड के जो है खिलाफ थे, ये सब चीज़ें इन्होंने जो है करी हैं, ठीक है। समाज सुधारक के जो है साथ थे, ठीक है। तो ये सब बातें आप इसमें जो लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हमने जो है पढ़ लिया, जो आपका जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से आएगा। इसके साथ ही जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था ना, तो ये चीज़ भी आपकी जो है यहीं से जो है कवर हो जाएगी, क्योंकि इसमें इमेज ऑफ इंग्लिश राइटिंग बाय इंडियंस है। तो इसमें एक बंकिम चंद्र चटर्जी का आप एक पॉइंट बनाएंगे और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में जो है इसमें लिखेंगे, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों से शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।